हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो आज आपके लिए लेके आया हूं मैं एक नया इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर जो आपकी नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने वाला है। दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जो आपकी ये एमसीक्यू सीरीज है वो आपके नॉट स्पेशल, साथ में जितनी भी नर्सिंग के ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सब के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो तो इन क्लासों के आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद जब इनको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। तो दोस्तों, आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। एक नॉर्मल टीचर का काम होता है आपको पढ़ाना, कंटेंट प्रॉपर सही वे में समझाना, लेकिन एक जो सफलता के लिए जो मेहनत रहती है वो स्टूडेंट की रहती है। अगर आप सही ढंग से मेहनत नहीं करोगे तो आप खुद ही असफल होगे। प्रॉपर एक टाइम देना रहता है स्टूडेंट को, वो खुद ही मेहनत करेगा, प्रॉपर टाइम देगा, समय का ढंग से यूटिलाइज करेगा, प्रॉपर तैयारी करेगा, तो ही वो अच्छे से सिलेक्शन ले पाएगा। एक टीचर की नॉर्मल भूमिका में वो पढ़ा देगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करा देगा, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। तो मेहनत करने में कोई कमी मत छोड़िए, आप कंटिन्यू मेहनत कीजिए और तैयारी को मजबूत बनाइए। एग्जाम आपके नजदीक आ रहे हैं, तो प्रॉपर नोट्सों के साथ में आप तैयारी को मजबूत बनाते चलिए। एक शानदार क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं। ये रहा आज की वीडियो सेशन का पहला और शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए, proper hand placement for chest compression during CPR cardiopulmonary resuscitation procedure is essential to reduce the risk of the following complication। दोस्तों, आप आपके मरीज को सीपीआर प्रोसीजर दे रहे हो, ठीक है, तो आपको ड्यूरिंग ड्यूरिंग कंप्रेशन आपको किस कॉम्प्लिकेशन का विशेष ध्यान रखना है जो आपके मरीज को हानि पहुंचा सकता है। तो जब आप चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कौन सा प्रिकॉशन पहले मरीज में लेना है। तो देखिए दोस्तों, मरीज को जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क पे कंडीशन रहेगी, वॉमिटिंग, जीआई ब्लीडिंग, हर्निया, रिब फ्रैक्चर। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है डी, रिब फ्रैक्चर। जब आप मरीज को सीपीआर दोगे तो चेस्ट कंप्रेस करोगे आप जोर जोर से, तो यहाँ पर चांसेस रहेंगे आपके रिब फ्रैक्चर के। तो आपको सही प्रॉपर वे में सीपीआर करना है। आपको डेप्थ कितनी ले रहे हो आप और कितने समय में हमको रिकॉल करना है रिब्स को, ये प्रॉपर टाइम आपको पता होना चाहिए। सीपीआर दे रहे हो तब आप एक नर्स हो, तो मरीज की जान को खतरा नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से। देखिए, हम पढ़ते हैं यहाँ पर सीपीआर की स्टेप। आप सीपीआर कैसे देना शुरू करोगे अगर आपको कोई मरीज मिलता है। देखिए, ड्यूरिंग हॉस्पिटल, जब आप हॉस्पिटल में हो, आईसीयू में हो, तब आप सीपीआर को डायरेक्ट फॉलो करोगे। लेकिन जब ऐसे बाहर की कंडीशन में अगर आपको मरीज कहीं पर एकदम से इमरजेंसी में आता है या कुछ कंडीशन है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे। सबसे पहले तो कॉल फॉर 911 एम्बुलेंस के लिए कॉल करेंगे और आस्क समवन हेल्प, हेल्प के लिए आप किसी व्यक्ति को बुलाओगे। व्यक्ति को बुलाने के बाद, ठीक है, आप क्या करोगे, आपके मरीज को सीधा लिटाओगे सरफेस पर, सीधा लिटाओगे आप, और फिर उसका ईयरवे चेक करोगे कि मरीज सांस ले रहा है कि नहीं। ठीक है, ईयरवे चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, इफ दे आर नॉट ब्रीथिंग स्टार्ट सीपीआर। अगर आपका मरीज सांस नहीं ले रहा है, सांस नहीं ले रहा है, तो आप क्या करेंगे, सीपीआर चालू कर देंगे। सीपीआर चालू करने के प्रोसीजर फॉलो करोगे आप। यहाँ पर एक तो एक पर्सन और आप टू कैंडिडेट हो, तो अलग अलग तरीके से सीपीआर देने के प्रोसीजर फॉलो होते हैं। यहाँ पर एक पर्सन का एग्जाम्पल दिया गया है। आप 30 चेस्ट कंप्रेशन करोगे, वो भी 120, 100 से 120 पर मिनट के रेशो से, ठीक है, पर मिनट के रेशो से 30 कंप्रेशन देने के बाद आप क्या करेंगे, मरीज में टू रेस्क्यू ब्रीथ प्रोवाइड कराएंगे, टू रेस्क्यू माउथ टू माउथ। ठीक है, उसके बाद अगर आप फिर से जो सबसे पहले उसकी रेस्पिरेटरी रेट चेक करोगे, फिर उसका ईयर भी देखोगे, ठीक है, फिर ब्रीथिंग ले रहा है कि नहीं। उसके बाद आप यहाँ पर हम बात करें सर्कुलेशन, सर्कुलेशन आप चेक करोगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप एबीसी को फॉलो करके यहाँ पर
मरीज को कंटिन्यू मॉनिटर करते रहोगे, एयरवे चेक करोगे, ब्रीथिंग चेक करोगे, साथ में सर्कुलेशन चेक करोगे। अगर मरीज आपका पुनः री अवस्था में नहीं आता, आपका सीपीआर इफेक्टिव नहीं रहता है, तो एम्बुलेंस आने तक आप दोबारा से इसी प्रोसीजर को बैक फॉलो करोगे। आप फिर 30 चेस्ट कंप्रेशन दोगे, 2 ब्रीथ दोगे, फिर उसका रेस्पिरेटरी रेट चेक करोगे। चेक करने के बाद फिर अगर मरीज नॉर्मल अवस्था में नहीं आता है, फिर जब तक वो नॉर्मल स्टेज में नहीं आ जाता है, तक आप उसे सीपीआर देते रहेंगे, और अब जब तक आपकी एम्बुलेंस नहीं आएगी। इससे क्या होगा, आपके मरीज को बचने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, अब यहाँ पर हम एक कंडीशन और पढ़ रहे हैं। देखिए, जो शानदार यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, आप सीपीआर दे रहे हो एडल्ट्स में, ठीक है। एडल्ट्स में आप सीपीआर दे रहे हो, तो कंप्रेशन की जो रेट रहती है पर मिनट 120 से 100 से 120 आपको फॉलो करना है। यहाँ पर अगर सिंगल रेस्क्यू है, तो आप चेस्ट कंप्रेशन 30 और 2 ब्रीथ माउथ टू माउथ देंगे। यहाँ पर हम बात करें, अगर आपके सीपीआर देते समय 2 रेस्क्यू हैं, एक आप खुद हैं और एक आपका हेल्पर है, तो आप 30 कंप्रेशन के साथ में 2 ब्रीथ देंगे, और कंटिन्यू इस प्रोसीजर को करते रहेंगे जब तक आपका मरीज वापस नॉर्मल अवस्था में नहीं आ जाता है। यहाँ पर हम बात करें चाइल्ड के लिए, वो सबके लिए तीनों में, चाइल्ड और एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट इन्फेंट इन तीनों में कंप्रेशन जो रेट रहेगी यहाँ पर, वो आप 100 से 120 100 से 120 पर मिनट की स्पीड से चेस्ट कंप्रेस करोगे। यहाँ पर सिंगल पर्सन है जब 30:2, डबल पर्सन है 30:2, सिंगल पर्सन है चाइल्ड के साथ में तो 30 कंप्रेशन विद 2 ब्रीथ। अगर 2 पर्सन है तो आप 15 कंप्रेशन विद 2 ब्रीथ। आप यहाँ पर 15 कंप्रेशन देने के बाद 2 ब्रीथ फॉलो करेंगे, ठीक है। इन्फेंट की बात करें, तो सिंगल रेस्क्यू है जब 30 कंप्रेशन के साथ 2 ब्रीथ, और डबल रेस्क्यू है तो 15 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीथ आप दोगे मरीज को। एक इंपोर्टेंट रेशो है जो आपको याद रखना है मरीज को सीपीआर देते समय। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम बात करें, एक और वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए, आपके मरीज एडल्ट है, चिल्ड्रंस है और इन्फेंट है, ठीक है। यहाँ पर बात करें इन्फेंट, इन्फेंट आपके बिलो 1 ईयर, ठीक है, 28 डेज से लेकर बिलो 1 ईयर तक आप इसको इन्फेंट्स में काउंट करोगे, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं चिल्ड्रन 1 से 8 ईयर, और बाकी का 8 से बड़ा होगा वो आप एडल्ट्स में काउंट करोगे। चिल्ड्रंस के लिए इतना फॉलो करोगे आप। यहाँ पर हम बात करें डेप्थ के ऊपर, एक क्वेश्चन बनेगा कि आप ड्यूरिंग सीपीआर कितना चेस्ट कंप्रेस करोगे। तो यहाँ पर हम बात करें, जब आप एडल्ट के लिए सीपीआर दे रहे हो तो आपको इंटरलॉक पोजीशन लेनी है, इंटरलॉक पोजीशन, ठीक है। उसके बाद आप उसे चेस्ट कंप्रेस करोगे। यहाँ पर हम बात करें तो चेस्ट कंप्रेस आप कितना करोगे, 2 इंचेज। यहाँ पर 2 इंचेज आप चेस्ट कंप्रेशन करोगे, मतलब 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हम चिल्ड्रंस के लिए भी 2 इंचेज प्रेस कंप्रेस करोगे, और यहाँ पर आप सिंगल सिंगल पाम यूज करेंगे बिटवीन द निप्पल्स, 1 हैंड से आप सीपीआर दोगे, ठीक है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्या है, इन्फेंट के लिए जस्ट बिलो द निप्पल लाइन। यहाँ पर तो आप बिटवीन द निप्पल्स लाइन, और यहाँ पर भी बिटवीन द निप्पल्स लाइन चेस्ट कंप्रेस करोगे, लेकिन जब इन्फेंट में आप करोगे तो हार्ट की पोजीशन थोड़ी नीचे होती है। यहाँ पर तो आप बिलो द निप्पल लाइंस आप प्रेस करोगे, चेस्ट कंप्रेस करोगे, वो भी 2 फिंगर से, 2 फिंगर से आप कंप्रेशन दोगे। और उसकी डेप्थ कितनी रहनी चाहिए, 1.5 इंच। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एडल्ट के लिए 2 इंचेज कंप्रेस करोगे, और 2 इंचेज चाइल्ड के लिए, और 1.5 इंचेज आपके इन्फेंट के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप क्या करोगे, 30 कंप्रेशन, ठीक है। ये मैंने आपको कंप्रेशन रेशो बता ही दिया, आप उसे कैसे फॉलो करोगे सिंगल और डबल रेस्क्यू में। आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। और एक विशेष ध्यान रखना है, जब आप चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हो तो चेस्ट को रिकॉइल होने दें बिटवीन द कंप्रेशन। आपने एक कंप्रेशन किया तो वापस उसको चेस्ट को आना है, आपको फोर्स नहीं लगाना है। चेस्ट कंप्रेस करने के बाद छोड़ा, चेस्ट वापस उसकी अवस्था में आई, रिकॉइल, इतनी स्पीड आपको मेंटेन करके रखनी है।
आपको एकदम से रिप से फ्रैक्चर नहीं कर देना है, इतनी स्पीड से भी नहीं देना है कि आप जोर से ज्यादा डेप्थ में दबा दिया और रिप से फ्रैक्चर कर दी। मरीज की सेफ्टी और सिक्योरिटी का और प्रिकॉशन का बिल्कुल आपको ये प्रिकॉशन लेने हैं। इमीडिएटली फॉलो एंड रेस्क्यू ब्रीथ। आप चेस्ट कंप्रेशन के बाद आप ब्रीथ देना ना भूलें, और उसके बाद फिर आप रेस्पिरेटरी रेट चेक करोगे उसकी, और अगर वो मरीज नॉर्मल अवस्था में नहीं आता, उसकी पल्स एयरवे नॉर्मल नहीं होते हैं, फिर आप इस प्रोसीजर को दोबारा से फॉलो करोगे जब तक आपकी एम्बुलेंस नहीं आ जाती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉस्पिटल में आप फॉलो कर रहे हो तो ये सारी चीज जब तक वो रिकवर नहीं होगा तब तक आप उसे कंप्लीट रिकवर करोगे, बाद में उसे वेंटिलेटर पे लोगे। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इज, इन चारों में से मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन आपको कौन सा मास्क कराता है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। फेस मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क, नेजल कैनुला, वेंचुरी मास्क। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो मोस्ट इफेक्टिव ऑक्सीजन, मोस्ट एक्यूरेट जो ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड कराता है वो बाय वेंचुरी मास्क होता है। ठीक है, आपके एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन रहती है, तो 100% 100% O2 कंसंट्रेशन इसके द्वारा वेंचुरी मास्क के द्वारा आपके मरीज को प्रोवाइड करा जाती है। तो ये मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है। आपके हॉस्पिटल में वेंचुरी मास्क का उपयोग किया जाता है जिससे मरीज को इफेक्टिव ऑक्सीजन मिल सके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग मास्कों से अलग अलग फ्लो रेट के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन दी जाती है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा? एक तो आपको इमेज देके पूछ लेगा, बताइए ये क्या नाम है इस नली का, मास्क का। ठीक है, ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इमेज बेस्ड। साथ में पूछ लेगा आज इसकी फ्लो रेट बताइए और ऑक्सीजन कितने से कितने तक आप डिलीवर कर सकते हो और कितना FiO2 आपके मरीज को मिल रहा है। यहाँ पर हम बात करें, इसे नेजल कैनुला बोलते हैं। जो आपको यहाँ पर नली दिख रही है इसको हम ऑक्सीजन पोर्ट से कनेक्ट करेंगे और मरीज के दोनों नेजल्स में लगा के और ईयर के पीछे फिट करके आप नेजल कैनुला को फिट करेंगे। इसके थ्रू आप, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं, तो जो फ्लो रेट रखेंगे आप ऑक्सीजन का वो कितना रखोगे, 1 से लेके 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से आप ऑक्सीजन डिलीवर करोगे आपके मरीज को, जिसका FiO2 25 से 40% उसको ऑक्सीजन मिलेगी मरीज को। FiO2 रेट कितनी रहेगी? 25 से 40% तक। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट। इसकी बात करें, जो इसमें जो सेकंड नंबर की इमेज दे रखी है, इट इज फेस मास्क। यह है फेस मास्क है जिसका फ्लो रेट आप 5 से 10 लीटर पर मिनट रखेंगे। FiO2 40 से 60%। इसके बाद डिवाइस की बात करें, ये डिवाइस आपको दे रखी है, इसे फेस टेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका फ्लो रेट 10 से 15 लीटर रहता है और FiO2 40%। डिवाइस ये देखो, एक जो इमेज दे रखी है यहाँ पर, इसे बोलते हैं वेंचुरी मास्क। क्या बोलते हैं? वेंचुरी मास्क। इसका फ्लो रेट 2 लीटर से लेकर 15 लीटर तक रहता है बेस्ड ऑन बॉल। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें FiO2 24 से 60% तक यहाँ पर मरीज को रखेंगे। यहाँ पर डिवाइस की बात करें, नॉन रिब्रीदर मास्क, NRBM मास्क बोलते हैं, जिससे ऑक्सीजन का फ्लो रेट 10 से 15 मिनट और FiO2 100 से 80 से 95% तक यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, नॉन रिब्रीदर मास्क, यहाँ पर मोस्ट एक्यूरेट जो ऑक्सीजन मरीज को मिलती है वो वेंचुरी मास्क के द्वारा मिलती है। बाकी की 100% ऑक्सीजन जो दी जाती है बाय मास्क, वो 180 से 90% आपके NRBM मास्क के द्वारा मिलती है मरीज को। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें एक क्वेश्चन की, हाई फ्लो नेजल कैनुला, फ्लो अप टू 60 लीटर पर मिनट। यहाँ पर जो दे रखा है ये हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए किया जाता है। ये नेजल कैनुला है हाई फ्लो के द्वारा। ठीक है, इसमें 60 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन की रेट रहती है और FiO2 आप देखोगे तो 21 से 100% तक प्रोवाइड करा सकते हैं आप आपके मरीज को। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखना है ये। अगला और शानदार क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक पेशेंट इज एडमिटेड विद टेम्परेचर, मरीज का टेम्परेचर देखें तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है, नकल रिजिडिटी, वॉमिटिंग हो रही है मरीज को, लिथार्जी है। ठीक है, मेनिंजाइटिस इज सस्पेक्टेड, आपके मरीज को एक डिसीज फाइंड आउट हुई है जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, ठीक है। और विच डायग्नोसिस टेस्ट द नर्स बीइंग प्रिपरेशन, मरीज मेनिंजाइटिस कंडीशन को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट कराएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक सिंपल सी मैं आपको चीज बता दूं,
यहाँ पर देखिए सीटी स्कैन कराएगी, ठीक है, इको ग्राम, कोल्ड कैलोरी टेस्ट, लंबर पंक्चर टेस्ट। तो यहाँ पर मेनिंजाइटिस को फाइंड आउट करने के लिए कि आपके मरीज में मेनिंजाइटिस हुआ है, तो उसके लिए जो टेस्ट प्रिस्क्राइब होगा इट इज लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर करके नर्स क्या करेगी, देखिए इसको मैं समझा देता हूँ। यह क्या है, मेनिंजाइटिस इज मेनिंजेज, जो आपकी ब्रेन की कवरिंग लेयर होती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग लेयर होती है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से आपको मरीज में फीवर और लिथार्जी, नकल रिजिडिटी, वोमिटिंग जैसे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे मरीज में। इसके साथ में जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे कि मरीज को मेनिंजाइटिस के सिम्टम आए हुए हैं, आप इसे कैसे कंफर्म करोगे, तो एक चीज हमने पढ़ी थी, ब्रेन, ब्रेन के यहाँ पर जो लेयर होती है मेनिंजेस, इसके चारों अंदर क्या भरा रहता है, सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो लंबर पंक्चर के थ्रू आप क्या करोगे, सीएसएफ का सैंपल लोगे, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का सैंपल लेने के बाद आप मेनिंजेस के हुए इन्फेक्शन का पता लगाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज मेनिंजाइटिस, अभी मैंने आपको बताया, मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ मेम्ब्रेन अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, या मेनिंजेस लेयर। मेनिंजेस क्या होती है, मेनिंजेस इज अ कवरिंग लेयर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपके मरीज में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे मेनिंजाइटिस के साथ में। मरीज को फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, मरीज को स्टिफ नेक देखने को मिलेगी, सेंसिटिविटी टू लाइट, फोटोफोबिया, उसको लाइट से डर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगी मरीज में, मरीज कंफ्यूजन हो जाएगा, अल्टर्ड मेंटल स्टेट देखने को मिलेगा मरीज में। ये वेरी इंपोर्टेंट सिम्टम है जो आपके मरीज में आएंगे, इन्हें देखकर आप पहचान सकते हो और आप सीएसएफ कल्चर लेने के बाद कंफर्म कर सकते हो कि मरीज को मेनिंजाइटिस डायग्नोस हुआ है। एक और शानदार क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग इन द नर्सिंग प्रोसेस। यहाँ पर हम बात करें, देखिए आप प्लानिंग कर रहे हो नर्सिंग प्रोसेस के लिए, तो आप किस चीज को फॉलो करके यहाँ पर प्लानिंग करोगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके मरीज के लिए, ठीक है। यहाँ पर डेंजर्स ऑफ इलनेस मॉडल, क्या आप इस मॉडल का सहारा लोगे, इंटरपर्सनल थ्योरी का सहारा लोगे, इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग मॉडल का उपयोग करोगे, या मार्शलो हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स का उपयोग करोगे। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मार्शलो ऑफ हिरार्की थ्योरी है, मार्शलो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है, जो आपके मरीज की नर्सिंग प्रोसेस को बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग सेट करती है। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए मार्शलो ऑफ हिरार्की थ्योरी क्या होती है, मैं आपको बता दूं, जब नर्स नर्स कोई प्रायोरिटी लेगी, प्रायोरिटी पर काम करेगी, प्रायोरिटी पर काम करेगी, तो विशेष आपको नर्स को क्या ध्यान रखना है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स को, फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहले चेक करेगी, उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करोगे और नर्सिंग प्रोसेस को फॉलो करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट प्रायोरिटी पर आपकी रहेंगी वो फिजियोलॉजिकल नीड्स रहेंगी आपके मरीज में। जैसे कि मरीज सांस ले रहा है, उसको खाना, वाटर, शेल्टर, क्लॉथिंग, स्लीप, ये सारी चीजें मरीज को मिल रही हैं कि नहीं, इस आप इन चीजों को पहले फॉलो करोगे जब आप मार्शलो हिरार्की को लेके नर्सिंग प्रोसेस या आप प्लानिंग कर रहे हो आपके मरीज को ठीक करने के लिए। तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड रहती है वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट और सबसे पहले मोस्ट प्रायोरिटी पर फिजियोलॉजिकल नीड्स रहती हैं। और लिस्ट की बात करें, लिस्ट प्रोसेस में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जैसे कि आपकी क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनियस एक्सेप्टेंस, एक्सपीरियंस, पर्पज, मीनिंग, इनर पोटेंशियल, ये सब जो लास्ट की स्टेज है आपकी मार्शलो ऑफ हिरार्की की, इसको आप लीस्ट प्रायोरिटी रखोगे। लेकिन मरीज की पहले जो नर्सिंग प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हैं, तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड क्या है उनको पहले आप पूरा करोगे, इसके अकॉर्डिंग आपके मरीज को ठीक करने की कोशिश करोगे। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पर कौन होता है, फिजियोलॉजिकल नीड, लीस्ट प्रायोरिटी पर क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या है, फिर आप फिजियोलॉजिकल नीड पूरा होने के बाद मरीज को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इसके बाद फिर आपके पर्सन को लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ एस्टीम, लास्ट में जब उसकी अंतिम प्रोसेस होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस चीज को मार्शलो ऑफ हिरार्की ने उसकी पेशेंट की या नॉर्मल पर्सन की जो यहाँ पर रहते हैं
शेल्टर एनवायरनमेंट में, तो वो पहले बेसिक नीड्स को पूरा करता है, फिर धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज उसके ऊपर की ओर चला जाता है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य प्रश्न है। ठीक है, प्रायोरिटी पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। फिजियोलॉजिकल नीड फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, उसके बाद पेशेंट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपको नर्स को विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए एक और शानदार क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डीएक्स मींस, यह एक प्रिस्क्रिप्शन टाइप टर्म है। देखिए ये एब्रीविएशन है, जो इसका मतलब आपसे पूछा है नर्स से। तो आपको पता होना चाहिए आपके हॉस्पिटल में कितने प्रकार के एब्रीविएशन यूज किए जाते हैं, तो आप शॉर्ट्स में उन्हें समझ सकें। डीएक्स की हम बात, तो देखिए डेट ऑफ डायग्नोसिस, डायग्राम, डेथ और डायग्नोसिस, जो आपका डीएक्स मीन्स है, जो एब्रीविएशन यूज किया जाता है हॉस्पिटल में, इट इज यूज फॉर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या निकला है उसके लिए आप डीएक्स वर्ड यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन एब्रीविएशन आपके हॉस्पिटल में यूज होने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। यहाँ पे आरएक्स की बात करें, आरएक्स मतलब होता है ट्रीटमेंट, एचएक्स आपको देखने को मिले तो हिस्ट्री, डीएक्स मींस डायग्नोसिस, क्यू मतलब एवरी, क्यूडी मतलब एवरी डे, क्यूओडी एवरी अदर डे, QH every hour, S term without, ठीक है, SS on is half, C with, SOS जब आपके मरीज को जरूरत है, AC before meals, PC after meals, BID twice a day, TID thrice a day, QID दिन में 4 बार। ठीक है, ये ऐसे कई टर्म हैं जो आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। देखिए और ये दे रखे हैं QID दिन में 4 बार, वंस अ डे, OD, ठीक है, और BT बेड टाइम, जैसे हम HS टर्म भी बोल सकते हो, सोते समय, लास्ट में जब मरीज सोता है उस समय आप दवाई दे रहे हो। तो यहाँ पर आपको हॉस्पिटल में इस प्रकार के प्रिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म इन एब्रीविएशन को आपको समझना है। ठीक है, इंपोर्टेंट टर्म है, यहाँ पर एग्जामिनर यहाँ से कोई सा भी शॉर्ट टर्म देख के आपसे उसका फुल फॉर्म पूछ सकता है इस प्रकार के एब्रीविएशन का। अगला और शानदार क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द परसेंटेज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन कंसंट्रेटेड फॉर्मेलिन, कंसंट्रेटेड फॉर्मेलिन में आपका फॉर्मल्डिहाइड कितने परसेंटेज में मिक्स रहता है? 33%, 60%, 40%, 90%। तो आपको मैं एक चीज बता दूं जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, यह 40%, 37 से 47% तक आपके फॉर्मल्डिहाइड का परसेंटेज आपके फॉर्मेलिन में मिक्स रहता है। ये देखिए ये रही आपकी बोतल फॉर्मल्डिहाइड की, फॉर्मल्डिहाइड जिसमें फॉर्मेलिन का परसेंटेज कितना है? देखिए फॉर्मेलिन 37 से 40% यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए इसका उपयोग आप डिसइंफेक्टेंट डिसइंफेक्टेंट में उपयोग लेते हैं, साथ में इट इज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक फीचर। और आप जब आप हॉस्पिटल में फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग हॉस्पिटल में कुछ सामान को प्रिजर्व करने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए एक शानदार क्वेश्चन था नर्सिंग फंडामेंटल की। इस शानदार क्लास को आप लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है आप तक पहुंच सके, और क्लास को शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पर देखिए अगला शानदार क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हु इज द कंज्यूमर ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का कंज्यूमर कौन होता है, कस्टमर कौन होता है? यहाँ पर एक चीज बता दूं आपको, हॉस्पिटल में अगर कौन है जो हॉस्पिटल वालों को पैसे वाले बना रहे हैं? मरीज ही होते हैं ना। मरीज जो बेचारे बीमार हुए हैं, मरीज में जाके भर्ती होंगे, ठीक है, मरीज है बीमार होने के बाद हॉस्पिटल में जाके भर्ती होंगे और हॉस्पिटल वालों को बहुत ज्यादा पैसा देंगे वो। तो यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, जो हॉस्पिटल के कस्टमर होते हैं वो कौन होते हैं? पेशेंट्स। राइट आंसर आपको याद रखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मेडिकल रिकॉर्ड्स, अगला शानदार क्वेश्चन, मेडिकल रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्टी ऑफ, आपके हॉस्पिटल में जो मेडिको रिपोर्ट होते हैं, रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स, इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, ये है किसकी प्रॉपर्टी होती है? हॉस्पिटल की। जब आपका मरीज डिस्चार्ज होता है तो जितने भी हॉस्पिटल में प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, डायग्नोसिस निकालते हैं, नर्सिंग
केयर प्लान करती है, नर्स या डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन देता है तो उसकी सारी कॉपी वो हॉस्पिटल में रख लेता है, क्योंकि वो मेडिको लीगल पर्पज से हॉस्पिटल वाले इस रिकॉर्ड को रखते हैं। मैंने बताया था आपको ओपीडी में, ओपीडी में 3 ईयर, साथ में आपके आईपीडी वाले मरीज के लिए 10 साल तक यह रिकॉर्ड आपकी हॉस्पिटल पॉलिसी रखती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। जो मेडिको लीगल बाद में जब मरीज आपका डिस्चार्ज होगा तो आपको डिस्चार्ज पेपर देंगे और साथ में एक फाइल का कवर दे देंगे और आप बाहर से दवाइयां ले सकोगे, साथ में आपने जो जांच कराई होंगी वो आपको दे देंगे। चलिए, एक और शानदार क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। द पेशेंट हैज राइट टू गेट मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड लेने का अधिकार मरीज को है, तो उसको हॉस्पिटल पॉलिसी ईमेल करेगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देगी, स्कैनिंग कॉपी, तो उसकी कॉपी दे सकती है अगर मरीज को कहीं पर जरूरत है तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक और शानदार क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। विच मेथड यूज टू स्टरलाइज सर्जिकल ड्रेसिंग, विच मेथड यूज टू स्टरलाइज सर्जिकल ड्रेसिंग, को स्टरलाइज करने के लिए कौन सा मेथड उपयोग में लिया जाता है। ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, पास्चुराइजेशन, टिंडलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, ऑटोक्लेविंग के थ्रू आप जो सर्जिकल ड्रेसिंग रहती हैं उनको स्टरलाइज करते हैं हॉस्पिटल पॉलिसी में। ये इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। ऑटोक्लेव क्या होती है, एक मशीन होती है, एक मशीन होती है, इसमें एक टेम्परेचर सेट करके, टेम्परेचर सेट करके आपके जो भी आपको सब ड्रेसिंग मटेरियल है या हॉस्पिटल के जो भी आप क्या चीज को स्टरलाइज कर रहे हो उसको आप एक फिक्स टेम्परेचर पर सेट करके एक टाइम के लिए छोड़ देंगे इस मशीन में, जिसे हम ऑटोक्लेव मशीन बोलते हैं। इससे क्या हो, वो डिसइंफेक्टेंट हो जाए, आपका मरीज आपका सामान साथ में और आपके पदार्थ डिकंटामिनेटेड हो जाए। डिकंटामिनेटेड, डिकंटामिनेटेड, डिकंटामिनेटेड वर्ड मीन्स फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको इंपोर्टेंट ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ड्राई हीट की बात करें तो यहाँ पर भी आप स्पोर्ट्स को मारने के लिए क्या करेंगे, ड्राई हीट एक मशीन होती है, ये भी एक मशीन होती है जिसमें ड्राई हीट दी जाती है और यहाँ पर आपके इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उनको रख देते हैं, जिससे क्या हो, एक टेम्परेचर सेट करके इसको भी एक टाइम के लिए छोड़ देते हैं, जिससे क्या हो, यहाँ पर जो स्पोर्स हैं इससे आपके जिस चीज को स्टरलाइट कर रहे हो, डिकंटामिनेट कर रहे हो, उसके लिए टाइम फिक्स करके छोड़ देंगे, जिससे क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी समाप्त हो सके, मर सके। पास्चुराइजेशन आपने सुना होगा, पास्चुराइजेशन एक क्या प्रोसेस होती है, यह मिल्क के लिए उपयोग में ली जाती है, मेनली मिल्क के पास्चुराइजेशन के लिए उपयोग में ली जाती है। इसमें क्या करते हैं, मिल्क को एक टेम्परेचर 100 डिग्री बिलो टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे गर्म करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। ठीक है, छोड़ने के बाद सेल्सियस, यहाँ पर छोड़ने के बाद आप इसको ठंडा कर लोगे, तुरंत ठंडा कर लोगे, जिससे क्या होगा, मिल्क में उपस्थित जितने भी स्पोर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो मर जाए। टिंडिलाइजेशन भी यही एक सेम प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, किसी स्पोर्ट्स को मारने के लिए प्रोसीजर फॉलो की जाते हैं, 3 दिन तक, 3 डेज तक ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। इसमें भी आप बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर मेंटेन करके गर्म करके इसको छोड़ देते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए, इनको अपन एक एक और अच्छे से समझ लेते हैं। ऑटोक्लेव क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि आप लॉन्ड्री मटेरियल को डिकंटामिनेट करना चाहते हो तो आप 121 डिग्री टेम्परेचर सेट करके 30 मिनट तक ऑटोक्लेव मशीन को छोड़ देंगे, जिससे क्या हो, ये डिकंटामिनेटेड हो जाए। यहाँ पर हम बात करें बायो हजार्ड्स बैग, ठीक है, कंटेनिंग इन्फेक्शन वास्ट है, उसमें ग्लास बियर है, लिक्विड है, एनिमल्स, ठीक है, तो इनको आप यहाँ पर हम बात करें 121 डिग्री 8 आवर के लिए, 121 डिग्री सेल्सियस 15 से 20 मिनट के लिए, लिक्विड के लिए, ग्लासवेयर के लिए टेम्परेचर आप इतना सेंटर और करके कितने टाइम तक आप उसको ऑटोक्लेव मशीन को रख देंगे, जिससे क्या हो, डिकंटामिनेटेड हो जाए। तो यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, एग्जाम्पल देखे, आप कितना टेम्परेचर कितने टाइम के लिए सेट करोगे जिससे वो डिकंटामिनेटेड हो जाए। ऑटोक्लेव मशीन का उपयोग हम हॉस्पिटल में डिकंटामिनेशन प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए करते हैं।
ठीक है, इंपोर्टेंट है जो आपको याद रखना है। एक और ये शानदार क्वेश्चन यहाँ से बनेगा टाइम से रिलेटेड, देखिए ये है आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए। यहाँ पर आप 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करके 2 आवर के लिए छोड़ देंगे, 170 डिग्री से 1 आवर के लिए छोड़ देंगे, जिससे आपके जो स्पोर्स हैं वो मारे जा सकें। ठीक है, यह इफेक्टिव मेथड है स्टरलाइजिंग आइटम से जो हीट रेजिस्टेंस होते हैं, सच एज एग्जाम्पल ग्लास वेयर, मेटल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें पेपर रैप्ड आइटम, सिरिंजेज, पाउडर्स फॉर्म में रहते हैं जो एन हाइड्रस ऑयल्स है, फैट्स, ये इनको हम आप क्या कर सकते हो, स्टरलाइज कर सकते हो इस मेथड के थ्रू। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक प्रोसीजर होता है टिंडिलाइजेशन, अभी आपने देखा, इसकी जो खोज की थी, यहाँ से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, टिंडलाइजेशन की खोज किसने की थी? एक साइंटिस्ट थे, जॉन टिंडल। जॉन टिंडल जिन्होंने इस ये टिंडलाइजेशन का विधि है उसकी खोज की थी। इसमें क्या करते हैं हम, स्टीलिंग और बॉइलिंग प्रोडक्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे बिलो आप रखेंगे और 20 से 45 मिनट, 3 सक्सेसिव डेज, 3 दिन तक आप किसी भी चीज को 20 से 45 मिनट पर स्टीम करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, फिर उसे ओवरनाइट छोड़ दोगे और यह प्रोसीजर आप 3 दिन तक फॉलो करोगे, जिससे क्या हो, इंक्यूबेशन एट 37 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग रेस्टिंग पीरियड अलाउ germination of spore into vegetative form which killed in next day eating। ठीक है, जब ये नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस पर आएंगे तो आपके जो वेजिटेटिव स्पोर हैं वो क्या है, अराइज हो जाएंगे और ये नेक्स्ट डे जब आप उनको गर्म करोगे तब ये मारे जाएंगे। टिंडिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एक और शानदार क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द प्रोसेस बाय विच रिसीवर डेसिपर। यहाँ पर देखिए एक आपका चैनल होता है, चैनल क्या होता है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, आप यहाँ से क्या करोगे, एनकोड करोगे मैसेज को, एनकोड मैसेज, फिर ये क्या करेगा, मैसेज आपके दूसरे पर्सन के पास पहुंचेगा डिकोड होके। ठीक है, तो ये प्रोसीजर एक चेन के थ्रू फॉलो होता है जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप ये प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोसेस रिसीवर, जो ये रिसीवर है डेसी पर, तो क्या करेगा, ये मैसेज को, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो मैसेज मिला है वो क्या करेगा, डिकोड करेगा। राइट आंसर इज अ डिकोडिंग। डिकोडिंग के थ्रू उसको ये मैसेज मिलेगा रिसीवर से। यहाँ पर देखिए इसको चेन को हम देख लेते हैं, ये रही आपकी चेन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन चेन इन 2 पर्सन। यहाँ पर देखिए आपका सेंडर है, ये मैसेज को एनकोड किया, एनकोड करने के बाद मैसेज तैयार होगा, चैनल के थ्रू डिकोड होके ये रिसीवर को मिलेगा, रिसीवर क्या करेगा, इसका फीडबैक देगा सेंडर्स को वापस। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी 2 पर्सनों के बीच में चलती रहती है, ये बातचीत करने का तरीका है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। एक और शानदार क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर। नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर का कलर कोड कैसा होता है, ब्लैक, ग्रे, ब्लैक विद व्हाइट शोल्डर, फ्रेंच ब्लू। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर का कलर फ्रेंच ब्लू होता है। यहाँ पर देखिए एक चार्ट है जो आपके अलग अलग सिलेंडर्स के लिए अलग अलग कलर जो यूज में, उपयोग में लिए जाते हैं। ऑक्सीजन की हम बात करें तो शोल्डर आपका व्हाइट कलर का होता है, पूरी बॉडी सिलेंडर की कैसी होती है, ब्लैक। जैसे आपका ये सिलेंडर है, ये आपकी बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर जो पार्ट है इट इज व्हाइट कलर, ये इसका मेन शोल्डर है, यहाँ पर व्हाइट रहेगा, पूरी बॉडी ब्लैक रहेगी। इस प्रकार का सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए उपयोग में लिया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड के लिए ब्लू कलर का उपयोग किया जाता है, ब्लू कलर से पोते रहते हैं वो सिलेंडर, जिससे आप पहचान कर सको कि इसमें नाइट्रस ऑक्साइड गैस भरी हुई है। साइक्लो प्रोपेन के लिए ऑरेंज कलर का सिलेंडर उपयोग में लेंगे, ठीक है, इसमें शोल्डर भी ऑरेंज कलर का रहेगा, बॉडी भी ऑरेंज कलर की रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रे कलर का शोल्डर रहेगा और ग्रे कलर की ही बॉडी रहेगी। ईयर के लिए हम बात करें
व्हाइट विद ग्रे रहेगा। नाइट्रोजन की बात करें तो ये प्योर ब्लैक रहेगा। एंटोनॉक्स गैस की बात करें तो ये व्हाइट विद ब्लू बॉडी रहेगी। इंपोर्टेंट है ये सारणी जो आपको याद रखनी है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन आसानी से पूछ सकता है जो इंपोर्टेंट रहेंगे आपके। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए नॉर्मल रेस्पिरेशन ऑफ हेल्थी पर्सन इज, नॉर्मल जो हेल्थी पर्सन होते हैं उनका रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल बताना है आपको, 5 से 10 ब्रीथ, कम है 30 ब्रीथ, ज्यादा ब्रीथ मतलब आपका टेकीपनिया, टेकीपनिया मीन्स आपकी 20 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा है, इट टर्म यूज फॉर टेकीपनिया। 20 से 30 ये भी ज्यादा है। 12 से 16 यह एडल्ट्स के लिए नॉर्मल है। एडल्ट पर्सन के लिए 1 मिनट में 12 से 16 ब्रीथ लेना नॉर्मल है। वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ रेस्पिरेटरी रेट एग्जामिनर पूछ लेगा। इन्फेंट के लिए रेस्पिरेटरी रेट रहेगी 30 से 60 पर मिनट ब्रीथ पर मिनट रहेगी। टोडलर के लिए 20 से 24 से 40, प्री स्कूलर के लिए 22 से 34, स्कूल एज चाइल्ड के लिए 18 से 30 और एडोलसेंट के लिए 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट रहने वाली है। जो अगर आपकी रेस्पिरेटरी रेट 12 से कम हो जाए तो इसे हम बोलेंगे ब्रेडिपनिया, ब्रेडिपनिया टर्म। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। ये फंडामेंटल का बहुत ही इंपोर्टेंट एमसीक्यू वीडियो लेक्चर है दोस्तों। कंटिन्यू इसी चैनल पर बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। टी स्पून फुल मेडिसिन इज इक्वल टू, एक टी आपकी टी स्पून है तो यह कितने ml इसमें दवाई आ जाती है। तो इसमें आपको डायरेक्ट मैं बता दूं, ये 5 ml दवाई इतनी एक चम्मच में, छोटी चम्मच में आपकी 5 ml दवाई आ जाएगी। 2 ml, 15 ml, 10 ml। यहाँ पर एक बात बताऊं, ये टेबल स्पून रहता है आपका बड़ा, जिसमें आपकी थ्री छोटी स्पून जो टी स्पून होती हैं वो थ्री थ्री मात्रा में 3 से गुणा करो आप तो 15 ml, मतलब एक टेबल स्पून में 15 ml दवाई आ जाएगी आपकी। ठीक है, और इसी टेबल स्पून में 3 टी स्पून दवाई आपकी आ जाएगी। तो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक टेबल स्पून में कितनी टी स्पून होती हैं, तो 3 स्पून फुल ml दवाई यहाँ पर आ जाएगी और एक सिंगल टेबल स्पून में 15 ml दवाई आ जाएगी और एक टी स्पून में 5 ml कैपेसिटी रहती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। देखिए एक और शानदार क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप। आप आपके मरीज को रेडियो आइसोटोप इंजेक्शन लगा रहे हो इनटू द बॉडी में, किस पर्पज से लगा रहे हो, कौन से प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए लगा रहे हो। पीईटी, एमआरआई, सीटी इमेज, रेडियोग्राफी। तो मैं आपको एक दोस्त तो चीज बता दूं, पॉजिट्रॉन एमिशन एमिशन टोमोग्राफी, टोमोग्राफी यह एक प्रोसीजर होता है जिसमें मरीज को रेडियो आइसोटोप का इंजेक्शन लगा के फिर विजुलाइज किया जाता है उसके टिश्यू को, टिश्यू या बॉडी ऑर्गन कैसे फंक्शन कर रहा है। रेडियो आइसोटोप का इंजेक्शन लगा के पीईटी प्रोसीजर के थ्रू, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, यह प्रोसीजर से आप देखेंगे कि टिश्यू कैसे फंक्शन कर रहा है, बॉडी ऑर्गन कैसे फंक्शन कर रही है। आप रेडियो आइसोटोप इंजेक्शन लगाएंगे डायरेक्ट। चलिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। अगला और शानदार क्वेश्चन क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। यहाँ पर आपकी बात करूं मैं, इन्फ्लामेशन क्या होता है। इन्फ्लामेशन मतलब आपका बॉडी में कोई कट लग गया, यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया आपकी बॉडी में, इस प्रोसेस को बोलेंगे इन्फ्लामेशन। तो आपको क्या क्या चीज आपके देखने को मिलेगी, या दूसरा कारण हो सकता है इन्फेक्शन का कोई सा भी। तो देखिए रेडनेस, पेलर, स्वेलिंग, हीट। तो आपके मरीज में रेडनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, हीट देखने को मिलेगी, लेकिन पेलर देखने को नहीं मिलता ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन प्रोसेस। देखिए यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट चीज है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है, एक्सेप्ट करके, जैसा कि अभी पूछा गया है, ये इन्फ्लामेशन के 5 कार्डिनल साइन होते हैं।
इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, एक होता है पेन, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 कार्डिनल साइन होते हैं आपके इन्फ्लेमेशन प्रोसेस के। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था, जो आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से मजबूत बनाने वाला ये वीडियो लेक्चर, जिसको आप लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। बने रहिए इसी चैनल पर आपकी तैयारी को मजबूत बनाए रखने के लिए, और कंटिन्यू रहिए, मेहनत को कंटिन्यू रखिए। आपको सफलता निश्चित एक दिन जरूर मिलेगी। आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।